अभी आ गई आवाज। अब बताओ। अरे यार भाई यार, कैसे गेम मैंने देखा यार, ये तो ऑन हो रखा है, सारी चीज ऑन हो रखी है। ऐसा मेरे साथ हो जाता है कभी कभी। कभी कभी पर्दा खुलता है, कभी कभी नहीं पर्दा खुलता। मैंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें बोली, बट आपको कष्ट हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे 2 मिनट वेस्ट हो गए, पर कोई बात नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ, नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ आपकी शानदार जानदार ज़बरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहाँ पर हम लोग संज्ञा नामक अध्याय को समझ रहे हैं। और अब तक हमने संज्ञा अध्याय के अंतर्गत कल की कक्षा में हमने संज्ञा के शाब्दिक अर्थ को जाना, इसकी परिभाषा को जाना। उसके बाद हमने इसके भेदों की चर्चा करी, कितनी तरह की ये आपकी संज्ञा होती है। उसके बाद हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, उसके लक्षणों को हमने जाना। आज क्रमशः हम इसको आगे बढ़ाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे आपकी जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा। और इसके संदर्भ में जो जो जरूरी बातें हैं उनको हम देखते चलेंगे। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि बस आपको प्रतिदिन आकर के कक्षा में बैठ भर जाना है और गंभीरता से चीज़ों को समझना है। यदि आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहे, और मैं अभी एक चीज़ पर विचार कर रहा हूं कि सोमवार से शुक्रवार हमारी क्लास चलती है, तो क्यों ना शनिवार को पूरे के पूरे जो भी हम जितना भी कंटेंट हमने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाए विद MCQs, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और विद मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs, जिससे टॉपिक हाथ के हाथ हमारे तैयार होते चले जाएं। इसको हम YouTube पर करें। तो इस पर आपका क्या विचार है, एक बार मुझे जरूर बताइएगा। अभी मैं नहीं पूछ रहा हूं, अभी कोई जवाब ना दे, कक्षा के अंत में मैं इसको पूछूंगा, तब मुझे आप लोग बताइएगा। और फिर सेम टाइम पे हम लोग YouTube पर एक सेशन रख लेंगे, 1 घंटे का, 1.25 घंटे का, जो भी होगा शनिवार वाले दिन। तो ये हमारा क्या है, जिससे क्या होगा कि हमारे टॉपिक क्लास में तो क्लियर होते चले जाएंगे, आपको वीकली रिवीजन भी मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। तो यहां पर हमारा टॉपिक चल रहा है बाबू संज्ञा। मैं थोड़ा सा इसका पेन का साइज बढ़ाता हूं, क्योंकि मैं कल खुद देख रहा था तो मुझे लगा कि पेन का साइज थोड़ा सा कम है, तो हम थोड़ा सा मोटा मोटा यहां पर लिखेंगे। टॉपिक का नाम चल रहा है संज्ञा। क्या चल रहा है? संज्ञा। संज्ञा नामक अध्याय को हम लोग देख रहे हैं, और संज्ञा नामक अध्याय में आज जो दूसरी संज्ञा आपको देखनी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी है बाबू? ये है जातिवाचक। व्यक्ति तो पढ़ ली हमने, ये हमको देखनी है, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक। ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक है। ठीक है, जाति जो है वो तो एक क्या है, ये है जाति और ये है जाति। ये क्या है? जाति। ये दोनों में अंतर है। इसका मतलब तो क्या है? जाना क्रिया है, जाने के संदर्भ में, और ये जाति मतलब जाति आपकी जो होती है, जिसको आप कास्ट भी कह सकते हो, जिसको आप जाति भी कह सकते हो, आदि आदि संदर्भ में चीजें आपकी जाती हैं। तो यहां पर आपको देखना है ये जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा के शब्द को हमको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम शाब्दिक अर्थों को पकड़ते हुए चलेंगे तो परिभाषाएं तो स्वतः हमको दिखाई देंगी। तो आप मेरे साथ में इन चीजों को नोट करने का प्रयास करिए, देखने का प्रयास करिए। संज्ञा शब्द लिखा है, संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम, ये तो हमने देख लिया है। वाचक का मतलब क्या होता है? वाचक का मतलब होता है बताने वाला। वाचक का मतलब क्या होता है? बताने वाला। वाचक का मतलब क्या होता है? बताने वाला। और जाति का मतलब तो जाति से है ही, जाति का मतलब तो जाति है ही। तो यहां पर जाति क्या, जो हमारे समाज में है, देखो एक्चुअली में जो समाज में पूरी की पूरी जातियां बटी हुई हैं प्यारे, वो भी एक तरह का वर्गीकरण है। कैसा? अब उसके आधार पर राजनीति होती है, ये सब होता है, ये तो अलग बात है, पर मूल बात यह है कि समाज में जातियां बटी हुई हैं। तो जातियों के संदर्भ में एक चीज ध्यान रखो, आज तो अलग अलग जातियां जो हैं वो अलग अलग काम करती हैं, क्योंकि हर बिरादरी से लोग सेना में भी हैं, पुलिस में भी हैं, हर तरह का बिजनेस करते हैं, टीचर भी हैं, सब हैं। परंतु इस जाति व्यवस्था की शुरुआत कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था से हुई है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो ब्राह्मण जो पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, क्षत्रिय जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का काम करते हैं यानी सेना और पुलिस का काम, वैश्य जो कृषि, पशुपालन और वाणिज्य यानी कि कॉमर्स
बिजनेस वगैरह का काम करते हैं। और उसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो विभिन्न तरह की सर्विसेज देते हैं, जिसमें चाहे आपका सुनार हो गया, सर्विस प्रोवाइड करता है गोल्ड की, चांदी की, जिसमें आपका कुम्हार हो गया, जिसमें आपका धोबी हो गया, जिसमें आपका नाई हो गया, इत्यादि इत्यादि, जो सर्विस प्रोवाइडर क्लास है वो क्लास है। फिर ये आगे चल करके इनमें भी जो क्या है, विशेषकर जो जातियां निकली वो शूद्रों से निकली, अलग अलग काम करने वालों ने ये है। तो मूल बात यह है कि जैसे अगर आप किसी को कहो कि यह व्यक्ति कुम्हार है, तो आज से अगर 100 साल पहले कल्पना आप करो तो मिट्टी का बर्तन बनाने वाले जितने भी लोग थे उनको कुम्हार कहकर के संबोधित किया गया। यानी जाति एक ऐसा शब्द है जो एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं को संबोधित करने के लिए यूज होता है। ठीक है, एक ही तरह के तो जितने भी घड़े, मिट्टी के घड़े काम ये कर रहे हैं उनको सबको कुम्हार कहा। सोने का जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको सुनहार कहा। तो ये जाति है। तो ये जाति केवल यहीं तक सीमित नहीं है, ये इसके भी आगे है, क्योंकि जिनकी दाढ़ी मूछें निकली हुई हैं, है ना, जिनके बड़े बाल हैं, जिनके दिमाग में खटपट है, जो थोड़ी मौज मस्ती करते हैं, जिनके कंधे चौड़े हैं, जिनके मन में एक अलग सा वेग है, ओज है, ओ है ना, उनको लड़का कहा गया। जिनमें थोड़ी सी बलखाहट है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा चलती हैं ठुमक ठुमक करके और थोड़ा मुस्कुराती हैं, नैनों की तीखी चोट करती हैं, उनको लड़की कहा। जिनमें सब में लक्षण मिले, जाति। तो जाति क्या है? जाति शब्द के मायने होते हैं एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं को संबोधित करने वाला शब्द, ये जाति है। तो यहां पर क्या चीज है, हमने जातिवाचक संज्ञा ये लिखी, और जातिवाचक संज्ञा का शाब्दिक अर्थ अगर आप यहां पर लेवें, परिभाषा भी लिखेंगे, शाब्दिक अर्थ अगर आप प्यारे यहां पर लेवें तो शाब्दिक अर्थ आ जाएगा कि जाति के बारे में, है ना, किसी जाति के नाम को बताने वाला, है ना, किसी जाति के नाम को बताने वाला शब्द, किसी जाति के नाम को बताने वाला जो शब्द है वह हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। यह बात आपको पकड़ में आनी चाहिए। हाँ, यह बात आपको पकड़ में आनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? अब इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं और परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। इसके संदर्भ में बहुत सारी चीजें हैं जो हमको देखनी है, जो हमको समझनी है। परिभाषा, इससे जी अब यहां पर लिखें आप परिभाषा, इसकी परिभाषा। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा शब्द ही तो है, और आपको पता है संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। तो यहां पर आपको लिखना है संज्ञा वे शब्द, क्या है बाबू? वे शब्द, ये ऐसे शब्द हैं, वे शब्द जिनसे एक ही प्रकार की वस्तुओं नहीं, पहले व्यक्ति लिख लेते हैं, एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं की जाति का बोध होता है, की जाति का पता चलता है, जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है। उसको क्या कहते हैं? उसको हम आपकी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति का पता चलता है, बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब आप बोलोगे यहां पर कि जातिवाचक संज्ञा शब्द तो सर आपका क्या है कि स्त्रीलिंग शब्द है, आप कहलाते हैं लिख रहे हैं। तो हम इन शब्दों के बारे में इशारा कर रहे हैं, वे शब्द जिनसे एक ही प्रकार के व्यक्तियों, एक ही टाइप के जो लोग हैं या वस्तुएं हैं, उनकी जाति का बोध होता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे उदाहरण मेरे प्यारे आपको देखने चाहिए और समझने चाहिए। उदाहरण शब्द है, उदाहरण। तो उदाहरण में जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, तुलसीदास, ठीक है, आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने बोली, मैं पूछूं ये क्या हैं?
मैं पूछूं ये क्या है, आप क्या जवाब दोगे? सर पुस्तक है। यानी कि ऐसी चीजें जो कागजों पर लिखी गई हैं और कुछ मोटी कुछ पतली हैं, जिन जो पढ़ने के काम आती हैं, उन सबको पुस्तक कहा। जिनकी दाढ़ी मूछें निकली हुई हैं उन सबको लड़का कहा। जिनकी थोड़ी सी चाल टटक मटक है उनको सबको हमने क्या कहा? उनको हमने स्त्री कहा। जितने भी ऐसे खड़े हुए हैं ऊपर 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 और वो हिलते हैं डुलते हैं एक जगह स्थित हैं, उनको हमने वृक्ष कहा। तो वृक्ष कहा, पेड़ कहा। जितने भी आकाश में ऊंची ऊंची चोटियां भूमंडल पर हैं उनको सबको हमने पर्वत कहा। तो यहां पर इस तरह से आपको ध्यान देना है, जाति क्या है? जो एक ही प्रकार के व्यक्तियां वस्तुओं के बारे में बताती है। जैसे हम यहां पर शब्द लिखें पुस्तक, जैसे हम यहां पर शब्द लिखें नदी, जो सीधे ऊपर से नीचे की तरफ बहती हुई जलधाराएं हैं उनको हमने नदी कहा। अब अगर हम नाम लेते हैं क्या? गंगा, तो गंगा एक नदी का नाम है। तो एक नदी का नाम है, स्पेसिफिक नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पर नदी जो शब्द है, नदी जो शब्द है, ये इस दुनिया की सारी नदियों को संबोधित करता है। पुस्तक इस दुनिया की सारी, है ना, जो पूरी दुनिया में क्या हो, पूरी दुनिया के वस्तुओं को, व्यक्तियों को अकेला शब्द संबोधित करता है, वो जाति कहलाता है। नदी हो गए, जैसे आपका पर्वत हो गया, जैसे आपका क्या हो गया? पर्वत शब्द हो गया। जैसे आपका शब्द हो गया लड़का, जैसे आपका शब्द हो गया बैल, तो बैल इस दुनिया के सारे बैल। जैसे हमने लिखा घोड़ा, तो इस दुनिया के सारे घोड़े। जैसे हमने लिखा तोता, ठीक है, तोता, आदि आदि। तो ये सब क्या हो गए बाबू? ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा में हो गए। मूल बात क्या है? जिनसे एक ही प्रकार के व्यक्तियों एवं वस्तुओं की जाति का पता चलता है। इज दैट क्लियर? बताओ बताओ दोस्तों, इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, सुबह सुबह हमसे पढ़ करके पूरा दिन बढ़िया रहता है। बढ़िया, मौज करो, तो कोई दिक्कत नहीं, मौज करो मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, समझ गए। अब आगे दूसरा टॉपिक। अरे अभी कहाँ रवि, रुको तो मेरे भाई, अभी तो बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है इसमें आपको। अब ध्यान से एक बात देखने का प्रयास करो। यहां पर एक पॉइंट लिखो नोट करके, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे आपको देखते ही तो पता लग जाएगा कि भाई ये है, ये है, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद यहां पर एक नोट लिखो कि पदों के नाम, किसके? पदों के, पदों और व्यवसायों के नाम। पदों और व्यवसाय, जो भी पद हैं, पद और व्यवसाय, व्यवसायों के नाम। पद और व्यवसायों के नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं बाबू? वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। पदों और किसके नाम? व्यवसायों के नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो पदों के नाम में, जैसे पदों के नाम में, तो पदों के नाम में क्या आ सकता है? जैसे प्रधानमंत्री आ गया, तो प्रधानमंत्री एक पद है, ठीक है, प्रधानमंत्री एक पद है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति आपने लिख दिया, तो राष्ट्रपति एक पद है। जैसे आप यहां पर लिख दो विधायक लिख दो, जैसे आप यहां पर लिख दो विधायक, तो विधायक एक पद है। जैसे आप यहां पर एक चीज लिख दो मंत्री, तो ये सब क्या हैं? ये पद हैं। तो जितने भी आपके पद होते हैं वो क्या होते हैं बाबू? वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। पदों के जो नाम होते हैं वो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और व्यवसायों के नाम, अगर आप किसके? व्यवसाय, व्यवसाय क्या होते हैं? कारोबार, प्रोफेशन, जिनको आप प्रोफेशन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? प्रोफेशन जिनको कहा जाता है। तो प्रोफेशन के नाम, प्रोफेशन में क्या क्या आ जाता है यहां से लिखेंगे हम लोग। तो जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन है, क्या है? डॉक्टर एक प्रोफेशन है। जैसे इंजीनियर, क्या है? इंजीनियर, अरे जैसे इंजीनियर, जो इंजीनियर होता है ये भी एक प्रोफेशन होता है। जैसे आप लोग बोलने लगो, क्या डॉक्टर को गलत लिखा है मैंने, क्षमा चाहता हूं। जैसे आप यहां पर लिखो आपका प्रोफेसर, तो प्रोफेसर भी क्या आ जाएगा? प्रोफेसर भी एक प्रोफेशन हो जाएगा। जैसे तमाम चीजें आप लिख सकते हो। देखो, कुम्हार होना भी तो एक प्रोफेशन ही था। जैसे सुनहार होना, जैसे क्या होना? सुनहार होना, सुनहार या सुनार, सुनार होना।
जैसे लोहार होना, तो ये सब प्रोफेशन थे। तो ये सब के सब प्रोफेशन जो हैं, व्यवसाय जो हैं, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। यह बात आपको बहुत अच्छे ध्यान रख लेनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आ जाता है कि प्रोफेसर शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है या हाँ अध्यापक? बिल्कुल, आप यहां पर लिखो, देखो अध्यापक लिखो आप यहां पर, बिल्कुल ये टीचर आप लिख सकते हो। अध्यापक भी तो एक प्रोफेशन है, एक कारोबार है, एक व्यवसाय है। अब आप कहोगे कि टीचिंग जो व्यवसाय कैसे हो सकता है? भावनात्मक बात नहीं, जो रियल बात है उसकी चर्चा हम लोग यहां पर करें। तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कुम्हार, सुनार, अध्यापक आदि ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आप नोट कर चुके होंगे हाँ, नोट कर चुके होंगे। हाँ हाँ, वकील, बिल्कुल लिखते हैं वकील। हाँ, पंडित, देखो कोई कह रहा है पुजारी, कोई कह रहा है पंडित। तो जैसे यहां पर आप लिखो वकील, तो वकील एक प्रोफेशन आ जाएगा। उसके बाद जैसे पुजारी शब्द है, तो पूजा कराने वाले को पुजारी कहा जा सकता है, तो आप भी पूजा कर सकते हो। जैसे कोई कह रहा है पंडित, ये जिस जिस तरह से आप इसको बोल रहे हो मैं समझ रहा हूं। मेरे बारे में आपको शायद अभी पता नहीं है, आप मेरे मस्तक पर यह चिन्ह देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे मैं बड़ी जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति होऊंगा, पर आप 100% नहीं 1000% गलत निकलेंगे जब आप मेरी मानसिकता को जानेंगे। पंडित शब्द किसी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, किसी के लिए भी, पूरे समाज में। पंडित कहते हैं जिसकी पंडा नामक बुद्धि जागृत हो गई है योग दर्शन के अनुसार, जिसको अपने काम में या किसी भी काम में सही और गलत के बीच में विवेक जागृत हो गया है, क्या सही है क्या गलत है। जितने भी लोग शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायन में हैं उनके सबके सामने पंडित लिखा रहता है, पंडित लिखा रहता है। तो जरूरी नहीं है वो सारे ब्राह्मण ही हैं, तो वहां पर ये चीज आपकी नहीं आएगी। तो यहां पर पंडित लिखना सही नहीं है, पुजारी लिखना सही नहीं है, क्योंकि पुजारी कोई भी हो सकता है, पंडित कोई भी हो सकता है, पर वो एक व्यवसाय नहीं है। यहां पर देखो पंडित तो एक उपाधि है, यहां पर अगर आपको उसी श्रेणी में रखना है तो पुरोहित लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? पुरोहित लिख सकते हो, पर ये आपकी भावना और श्रद्धा के लिए लिख लिया है, पेपर से इसका दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है। तो कृपया जातिवादी मानसिकता छोड़ दें, और मेरी कक्षा में तो विशेष करके अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई लाभ आपको देखने में नहीं आएगा। चलो एक अगला पॉइंट, जितने भी प्रकृति के तत्व हैं, प्रकृति के तत्वों के नाम, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, प्रकृति के तत्वों के नाम, जितने भी प्रकृति के तत्व हैं, प्रकृति के तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा है। प्रकृति के तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा है, प्रकृति के तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। प्रकृति के तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा है। तो प्रकृति के तत्वों में क्या क्या आ जाएगा? तो प्रकृति के तत्वों में जैसे आपका आंधी आ गया, तो आंधी जो शब्द है, ये आंधी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जैसे तूफान शब्द आ गया, तूफान, तूफान आ गया। जैसे भूकंप शब्द आ गया, क्या आ गया? भूकंप, अर्थक्वेक शब्द आ गया। जैसे आपका शब्द आ गया, जैसे आपका शब्द आ गया, जैसे आपका शब्द आ गया, भूकंप आ गया। हाँ हाँ हाँ, वर्षा, बिल्कुल वर्षा, वर्षा शब्द आ गया। तो वर्षा जो है, वर्षा भी आपका एक प्रकृति का तत्व है। जैसे ज्वालामुखी शब्द आ गया, क्या आ गया? ज्वालामुखी। तो आदि आदि शब्द सबके सब क्या हैं? इन सब के नाम आपके किसमें आ जाते हैं? इन सब के नाम आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहां तक बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ, सूखा, वो तमाम चीजें आ सकती हैं। जितने भी प्रकृति के तत्व हैं, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, कुछ भी, चक्रवात, चक्रवात, सुनामी, लो लिख के ही मानोगे तुम, रुकोगे नहीं। चक्रवात, चक्रवात, सुनामी, लो सब लिख दो जितने भी हैं भाई साहब। क्या भूगोल थोड़ी ही पढ़ा रहे हैं हम, यहां समझा रहे हैं भाई, चीजों को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, उसका आपको जवाब देना है। हाँ, उसका आपको जवाब देना है बहुत अच्छे ढंग से। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आया था। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। यहां पर मैं लिखता हूं और इसका आपको उत्तर देना है। गांधी, गांधी को राष्ट्रपिता, गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है।
इसी टाइप से एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है। वाक्य में संज्ञा का रूप बदल रहा है। वाक्य में संज्ञा का रूप बदल रहा है। तो यहां पर 4 ऑप्शन मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखें। तो यहां पर है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, संज्ञा का ही मानना चलना है आपको। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। बी में क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। उसके बाद व्यक्तिवाचक से भाववाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक, और ऑप्शन डी है भाववाचक से जातिवाचक। उत्तर देना एक बार, क्या उत्तर आ जाएगा? देखूं तुम्हारा उत्तर क्या है, देखूं कितनी सेंस डेवलप हुई है अब तक आपकी। उत्तर दोष का रटा रटाया उत्तर होगा तुम्हारा, और पटापट आंसर कर दोगे। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार पढ़ रखा है तुमने, बट इसके कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत शानदार मेरे बालकों। देखो यहां पे ध्यान से, 1 मिनट। देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा, आपको पता है कि यहां पर वाक्य में संज्ञा का रूप बदल रहा है। एक तो संज्ञा ये रही और एक संज्ञा आपकी ये रही, बाकी तो क्या है, ये तो कारक चिन्ह है, माना जाता है। ये क्या चीज है आपकी? बहुत बढ़िया, आपका उत्तर आ रहा है, माना जाता है। माना जाता होने का मतलब क्या है? यहां पर ये क्रिया के रूप है। तो यहां पर आप देखो, गांधी से कहां जा रही है क्रिया? गांधी जो शब्द है, गांधी से राष्ट्रपिता की तरफ जा रही है। कहां जा रही है? गांधी से राष्ट्रपिता की ओर जा रही है। तो आप ये देखो कि गांधी और राष्ट्रपिता, ये दोनों जो शब्द हैं, इनमें भाववाचक का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो भाववाचक वाले दोनों ऑप्शन तो यहां पर कैंसिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भाववाचक वाले तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है। बट यहां पर आ जाएगा जाति से व्यक्ति, व्यक्ति से जाति। तो गांधी क्या है? देखो, जो जातियां हैं, जातियां मतलब एक ही तरह के लोग। तो गांधी भी तो क्या है? गांधी भी तो एक जाति है। गांधी भी तो क्या जाति है? जैसे राहुल गांधी, ऐसे बहुत सारे गांधी हैं। महात्मा भी गांधी थे, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास गांधी उनका नाम था। तो गांधी एक जाति है। तो गांधी आपको यहां पर क्या लग सकता है कि गांधी क्या है भाई? गांधी तो एक सरनेम है, और हर जाति के पास अपना एक गोत्र होता है, अपना एक सरनेम होता है। तो ये तो एक जाति है। तो आपको तुरंत यहां पर ऑप्शन लगेगा कि भाई जातिवाचक से व्यक्तिवाचक लगा दो, बट नहीं। आप यहां पर देखो, अगर खाली शब्द लिखा रहता गांधी, खाली गांधी लिखा रहता, तो गांधी शब्द एक सरनेम है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाता। बट जब इसका रूप बदल रहा है कि गांधी से राष्ट्रपिता की तरफ ये फॉरवर्ड हो रही है, मूव कर रही है, तो यहां पर क्या काम करना है? यहां पर सारे गांधियों को राष्ट्रपिता थोड़ी ही कहा जाता है, राहुल गांधी को राष्ट्रपिता थोड़ी ही कहा जाता है, या पूरे के पूरे भारत देश में या विश्व में जितने भी लोगों का टाइटल या सरनेम या गोत्र या गोत गांधी है, उनको राष्ट्रपिता थोड़ी कहा जाता है। जब हम गांधी और राष्ट्रपिता शब्द को एक साथ लेकर के आते हैं, तो यहां पर गांधी का मतलब मोहनदास करमचंद गांधी से है, गांधी का मतलब महात्मा गांधी से है। तो यहां पर ये जो गांधी शब्द है, ये एक जातिवाचक संज्ञा न होकर के यहां पर ये किसी एक व्यक्ति के बारे में, जातिवाचक संज्ञा नहीं है यहां पर। ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये एक व्यक्ति का बोध करा रही है। किसका? एक व्यक्ति का बोध करा रही है। गांधी का मतलब महात्मा गांधी, एक व्यक्ति का बोध करा रही है। तो एक व्यक्ति का बोध कराने के कारण यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी प्यारे। और व्यक्तिवाचक से राष्ट्रपिता तो पूरे देश के पिता, तो सबके पिता हैं, तो जाति, ये राष्ट्रपिता तो जातीय शब्द की तरह से यह प्रयोग हो रहा है। तो यहां पर जो आपकी संज्ञा ट्रांसफर हो रही है, रूप बदल रही है, वो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक की तरफ बदल रही है। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन पेपर में गलत हो सकता है। क्लियर?
तो यहां तक हमने चीजों को जाना। अब मैं आपको एक अगला कॉन्सेप्ट बताता हूं जो इसी से संबंधित है। जो इसी से संबंधित है वो है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तन, है ना। संज्ञा क्या करती है? अपना रूप बदलती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयोग होना कि कैसे कैसे बदलती है। बताओ, यहां तक चीजें समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? बताइए दोस्तों। हाँ हाँ, बताओ। वॉइस नहीं आ रही? नहीं, वॉइस तो आ रही है। अब वॉइस नहीं आती तो झगड़ा हो जाता। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? एक बार थम्स अप करो सब लोग। हम्म। नहीं, राष्ट्रपिता भाव नहीं है, जाति है। सबके पिता। बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम। बहुत शानदार दोस्तों, बहुत शानदार। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीधे पेपर में आता है और पूछा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में रूप परिवर्तन। जातिवाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा में रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन। जातिवाचक संज्ञा में रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन। जातिवाचक संज्ञा में बदलाव। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में रूप परिवर्तन या में बदलाव, ये दोनों चीजें आप यहां पर लिख सकते हो। देखो, अभी एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, एक पॉइंट आपके सामने रखता हूं, ध्यान से आपको समझना है, ध्यान से आपको समझना है। मैं यहां पर एक नाम लिखता हूं, विभीषण। क्या नाम लिखता हूं यहां पर? विभीषण शब्द लिखता हूं। क्या लिखता हूं बाबू? विभीषण शब्द मैंने यहां पर बहुत अच्छे ढंग से लिखा। मैंने यहां पर जयचंद शब्द लिखा, ठीक है। मैंने यहां पर जयचंद शब्द लिखा, जयचंद। और मैंने यहां पर हरिश्चंद्र शब्द लिखा। क्या लिखा? हरिश्चंद्र शब्द लिखा। तो मुझे यह जानना है कि इन तीनों शब्दों में कौन सी संज्ञा है? विभीषण, जयचंद और हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र क्या लिखेंगे? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र हम लोगों ने यहां पर लिखा। तो विभीषण आपसे पूछा जाएगा विभीषण क्या है, तो एक व्यक्ति का नाम है। जयचंद एक व्यक्ति का नाम है और हरिश्चंद्र ये एक व्यक्ति का नाम है। ये एक व्यक्ति का नाम है। तो आप यहां पर सीधे सीधे कह सकते हो कि ये तीनों के तीनों तो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी हैं? ये तीनों की तीनों तो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परंतु अब आप देखो, विभीषण जो है यद्यपि भगवान के भक्त हैं, परंतु विभीषण को क्या कहा जाता है? घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि जो रहस्य का उद्घाटन कर देता है, जो सीक्रेट्स को रिवील कर देता है, जो पोल को खोल देता है, उन लोगों के लिए क्या बात करी गई? भेद देने वाले लोगों को संगठित रूप से क्या बोला गया? अरे भाई, इन जैसे विभीषणों ने, अब शब्द प्रयोग किया कि विभीषण ने लंका को उजड़वाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो विभीषण एक व्यक्ति का नाम है, यहां पर विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बट अगर हम किसी को कहने लगे कि इन जैसे विभीषणों की वजह से तो देश का बंटाधार हो रहा है, तो अब हमने शब्द का प्रयोग किया विभीषण के स्थान पर विभीषणों। हमने यहां पर क्या बोला? विभीषणों शब्द बोला। क्या बोला? विभीषणों। तो जब हम विभीषणों बोल रहे हैं तो विभीषणों हम किन को बोल रहे हैं? इस दुनिया में जितने भी भेद देने वाले लोग हैं, भेद देने वाले लोगों की जाति। तो भेद देने वाले लोगों को संगठित रूप से एक जातीय नाम दिया गया, विभीषणों। तो जब हम विभीषणों बोल रहे हैं तो विभीषण ये व्यक्तिवाचक से किस में बदल जाएगा? ये जातिवाचक में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा में आपका रूप परिवर्तन हो जाएगा। तो विभीषणों का मतलब क्या है? भेद देने वाले जितने भी लोग इस दुनिया में हैं उनको एक नाम दिया, उनकी एक जाति बनाई, विभीषणों। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि यहां पर देख सकते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन रहती है। क्या रहती है? सदैव एक वचन रहती है। अगर आप उसको एक वचन से बहुवचन में ले जाओगे तो वह जातिवाचक में बदल जाएगी। उसके बाद जयचंद। अब जयचंद कौन है? जयचंद वो हैं जिनकी जो बेटी है उसको पृथ्वीराज चौहान ले गए, और पृथ्वीराज चौहान ले गए तो उससे विवाह किया। विवाह करने के बाद वो इतना नाराज हो गया कि उसने मोहम्मद गौरी को, है ना, मोहम्मद गौरी को क्या किया? पृथ्वीराज चौहान के बारे में सब सूचना दे दी, सब बता दी। तो जयचंद जो है
वह शब्द किस संदर्भ में चला गया? गद्दार के संदर्भ में चला गया। अगर लिखा जाए कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया, तो जयचंद शब्द लिखा रहेगा तो एक व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर मेरे अगल बगल 20 आदमी हो, उसमें मैं कहने लगूं ये भाई इन जयचंदों ने ही तो देश का नाश कर रखा है, या मुझे इन लोगों ने डुबो दिया, तो जैसे ही मैं जयचंद से जयचंदो लिख देता हूं, तो इस दुनिया के गद्दारों, है ना, सभी गद्दारों के लिए, किसके लिए? सभी गद्दार, जितने भी गद्दार हैं, गद्दार लोग, सभी गद्दार लोग, सभी गद्दार लोग, तो सभी गद्दारों के लिए एक जातीय शब्द का प्रयोग किया गया, वो है जयचंदो। और उसके बाद जब हम हरिश्चंद्र का नाम लेते हैं कि हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे, तो हरिश्चंद्र जब शब्द बोल रहे हैं तो एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक है। परंतु जब हम कह रहे हैं कि भाई इन जैसे हरिश्चंद्रों ने ही तो धरती को थाम रखा है, तो हरिश्चंद्रों शब्द जब हमारे मुंह से निकल रहा है, तो हरिश्चंद्रों तो हरिश्चंद्रों जैसे ही बहुवचन में जाएगा तो सत्यवादी लोग, तो जितने भी सत्यवादी लोग हैं उनको एक जातीय नाम हमने दिया हरिश्चंद्रों। तो यहां पर क्या हो रहा है? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में संज्ञा ट्रांसफर हो रही है। तो विभीषण से विभीषणों, जयचंद से जयचंदों, हरिश्चंद्र से हरिश्चंद्रों। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए ये। हाँ हाँ, क्लियर हुआ पॉइंट आपको? हाँ, पेन थोड़ा मोटा कर लेते हैं, उससे लेख बिगड़ जाता है बेटे, फिर उससे लेख बिगड़ जाता है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करके चलेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 37/37। फिर क्वेश्चन कैसा भी आए हम भाई साहब उड़ाएंगे उसको, छोड़ेंगे नहीं उसको। हाँ, मजा आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हम। देखो, अब जातिवाचक संज्ञा कहने को तो पढ़ाओ, आज हमारा आधा घंटा लगभग जातिवाचक संज्ञा को समझाने में ही चला गया है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और समझाता हूं, एक क्वेश्चन और है आपका, एक क्वेश्चन और है। जैसे क्या है, एक क्वेश्चन के समुद्रगुप्त को, एक क्वेश्चन आता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। तो वो यहां पर पूछेगा कि ये जो नेपोलियन शब्द है, ये जो नेपोलियन शब्द है ये क्या है ना? ये इसमें एक पॉइंट लिखेगा कि अधोरेखित शब्द की संज्ञा बताइए। अधोरेखित का मतलब जिसके नीचे, अधो मतलब नीचे, रेखित मतलब रेखा वाला, तो अधोरेखित शब्द की संज्ञा है, अधोरेखित शब्द की संज्ञा है, संज्ञा बतानी है आपको। अधोरेखित शब्द की संज्ञा है, तो आप इसका उत्तर दीजिए। यहां पर ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, यहां पर ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, यहां पर ऑप्शन है जातिवाचक, यहां पर ऑप्शन है जातिवाचक, यहां पर ऑप्शन है आपका क्या, समूहवाचक, और यहां पर आपका ऑप्शन है आपका भाववाचक। तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? उत्तर दो, ए, बी, सी और डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, तो नेपोलियन शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है? देखूं क्या उत्तर कर रहे हो आप लोग। हाँ, देखूं क्या उत्तर कर रहे हो आप लोग। और बहुत सरल सा है, इसको तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है? लाइन लगा के क्या आ रहा है? बी आ रहा है, सी भी आ रहा है बीच में। हाँ, बी उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं। पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई नेपोलियन, तो आप तुरंत क्या कहोगे? आप तुरंत यहां कहोगे कि नेपोलियन एक योद्धा का नाम है ना? क्या, किसका नाम है? एक योद्धा का नाम है, एक बहादुर योद्धा का नाम है। किसका? एक बहादुर योद्धा, एक बहादुर योद्धा का नाम। जैसे ही आप ऐसे बोलोगे, एक बहादुर योद्धा का नाम है, ये हमने यहां पर देख लिया। तो आप एक बात बताओ, जब हम बोल रहे हैं नेपोलियन एक
जैसे ही क्या आएगा, आप परिचय क्या दोगे, एक बहादुर योद्धा का नाम है, तो नेपोलियन शब्द तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए भाई, आप जातिवाचक कैसे बोल रहे हो? तो आप बोलोगे सर सुनो सुनो सुनो, सर सुनो हमारी बात सुनो। मैं कहा बताओ भाई। सर अगर खाली लिखा रहता नेपोलियन, लिखा रहता नेपोलियन शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो फिर सीधे आता कि नेपोलियन शब्द एक बहादुर योद्धा का नाम है। अगर ऐसे लिखा रहता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परंतु आप यहां पर पूरा कॉन्टेक्स्ट देखो, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जा रहा है, यानी समुद्रगुप्त के संदर्भ में नेपोलियन शब्द का प्रयोग हो रहा है, और नेपोलियन एक बहादुर योद्धा का नाम है। यानी कि इस दुनिया में जितने भी बहादुर लोग हुए हैं, जिन्होंने सैकड़ों युद्ध जीते हैं, इसको काच कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इसने लगातार 100 युद्ध जीते थे शकों के खिलाफ। तो समुद्रगुप्त की जो तुलना है वो नेपोलियन से करी गई। और यहां पर जो नेपोलियन शब्द का अर्थ है, तो इस दुनिया में सारे बहादुर लोगों की जाति के रूप में, बहादुर लोगों की जाति के रूप में शब्द का प्रयोग हो रहा है। बहादुर लोगों की जाति के रूप में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जाति के रूप में। इस दुनिया के सारे लोगों को हम नेपोलियन कह करके संबोधित कर रहे हैं, के रूप में संबोधित कर रहे हैं, संबोधित के रूप में संबोधन हो रहा है। तो यहां पर जब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जा रहा है, तो लाला यहां पर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हम हर एक चीज डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जितनी बातें मेरे द्वारा आपको बताई जानी थी वो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर ली है। आशा करता हूं आपको जातिवाचक संज्ञा में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और एक एक पॉइंट आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया है। अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो हाँ, रस छंद अलंकार तो मैं आपको ऐसे करवाऊंगा। आप रुको, आप मेरे साथ रुको, आप देखो, एक एक टॉपिक आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। बस आप कक्षा में आके बैठ जाओ और चीजों को देखते रहो। बताओ ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगली संज्ञा पर हम लोग चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखो, ऐसे चीजों को समझा जाता है, अगर आप चीजों को गंभीरता से पढ़ोगे, गंभीरता से समझोगे, तभी वो अपना स्वरूप दिखाती हैं, नहीं तो क्या फायदा होता है, कुछ फायदा नहीं होता है। अब हम तीसरे नंबर पर लिखते हैं, कौन सा? तीसरे नंबर पर हमारे द्वारा लिखा जाएगा अब द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या करेंगे बाबू? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या लिखेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा तीसरे नंबर पर हमारी आ जाती है। बहुत सरल है समझने में, बड़ी आसान है समझने में, बट थोड़ा सा चीजों को आपको देखना है और चीजों को जानना है। हम जब भी किसी शब्द को देखते हैं, हम जब भी किसी शब्द को समझते हैं, तो हमको उसके लिए उसके शाब्दिक अर्थ का पता होना चाहिए। संज्ञा का मतलब होता है नाम, वाचक का मतलब होता है बताने वाला। वाचक का मतलब क्या होता है बाबू? वाचक का मतलब होता है बताने वाला, वाचक का मतलब बताने वाला। और ये द्रव्य शब्द है, इसको थोड़ा सा देखें ध्यान से। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, द्रव और द्रव्य, इन दोनों शब्दों में अंतर है। द्रव कहा जाता है किसको? द्रव कहा जाता है आपके लिक्विड को, जो बहता है उसको द्रव कहा जाता है। और द्रव्य किसको कहा जाता है? पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये जो द्रव्य शब्द है, आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी मेरे साथ, शब्दावली भी। तो यह एक अनेकार्थी शब्द है। क्या है लाला? ये एक अनेकार्थी शब्द है। यह एक अनेकार्थी शब्द है। यह एक अनेकार्थी शब्द है। यह एक अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या है? अनेक और अर्थी, इन दो शब्दों से मिलकर अनेकार्थी बना है। और अनेक का मतलब क्या होता है? जो एक नहीं है, यानी एक से ज्यादा है। अर्थी मतलब अर्थ वाला, जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हो उसको अनेकार्थी कहा जाता है। तो इसके कितने अर्थ निकलते हैं? तो इसके अर्थ निकलते हैं बाबू, एक तो द्रव्य को पदार्थ कहा जाता है, पदार्थ को ही अंग्रेजी भाषा में मैटर कहते हैं। अब ये कौन सा मैटर है? ये वो वाला मैटर नहीं है, ओ भाई आ जाइए मैटर हो गया, ये वो वाला मैटर नहीं है। ये वो मैटर है जिसकी विज्ञान में परिभाषा दी जाती है कि पदार्थ उसे कहा जाता है जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, मास होता है, भार होता है, और वो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। जैसे ये मेरे पास में एक कलम, इसको अगर मैं हाथ पर रखूंगा तो इसका कुछ ना कुछ तो वजन रहेगा, और बाबू ये स्पेस भी कैप्चर करेगा, इसको पदार्थ कहा जाता है। तो एक अर्थ इसका पदार्थ हो जाता है। और जैसे
कभी किसी के पास कोई आता है, साधु आता है, महात्मा आता है, और कोई पंडित जी आते हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं द्रव्य दक्षिणाम देही। तो द्रव्य मतलब धन के संदर्भ में भी आता है। किसके संदर्भ में? धन के संदर्भ में भी, रुपये पैसे के संदर्भ में भी आता है। परंतु हमको यहां पर धन का संदर्भ नहीं लेना है, हमको यहां पर संदर्भ लेना है पदार्थ का। किसका? पदार्थ। और इसी की पदार्थ की तीन मूल अवस्थाएं होती हैं। कौन सी होती है? ठोस होती है, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, द्रव लिख रहा हूं, द्रव। और तीसरी होती है गैस। तो द्रव्य शब्द का मतलब पदार्थ, और पदार्थ की ही अवस्था द्रव होती है। तो यहां पर हमको क्या लेना है? इसका अर्थ पदार्थ लेना है। इसी आधार पर आप एक पॉइंट यहां पर लिख सकते हो कि द्रव्यवाचक संज्ञा का इसका अन्य नाम, इसका अन्य नाम पेपर में अगर लिखा आ जाए कि इसमें से पदार्थवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि द्रव्य को ही पदार्थ और पदार्थ को ही द्रव्य कहा जाता है। तो पदार्थवाचक संज्ञा इसका अन्य नाम हो जाता है। क्लियर? अब हमको इतनी बात समझ में आ गई कि भाई द्रव्य का मतलब क्या है। द्रव्य का मतलब तो पदार्थ है, वाचक का मतलब बताने वाला, संज्ञा मतलब नाम। तो सीधे सीधे इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा, इसका सीधे सीधे शाब्दिक अर्थ निकलेगा, वो क्या निकल रहा है? शाब्दिक अर्थ यहां पर आपका निकल रहा है किसी पदार्थ का नाम बताने वाला, किसी पदार्थ का, बस इतनी सी बात है, किसी पदार्थ का नाम बताने वाला, किसी पदार्थ का नाम बताने वाला, किसी पदार्थ का नाम बताने वाला। तो जो भी शब्द किसी पदार्थ के नाम की चर्चा करता है, नाम बताता है, नाम बताता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहां पर अगर इसकी एक परिभाषा हमको बनानी है, देखो अगर आप इस तरह से चीजों को पढ़ोगे तो वो बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेंगी। नहीं, ठोसवाचक क्यों बोल सकते हैं बाबू? ठोस द्रव्य जो है वो पर्यायवाची है पदार्थ का, न कि ठोस का। हाँ, नहीं, हमको 37/37 ही चाहिए, हमारा वही टारगेट है। मैंने अंकित सर को भी ये बात बोली थी कि हमारा टारगेट ही 37/37 है। बस आपसे इतनी दरख्वास्त है कि आप कक्षा में प्रतिदिन आकर के बैठें और रोजाना आकर के पढ़ें, रोजाना इसका रिवीजन करें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसी सप्ताह या इससे अगले सप्ताह फिर आपका वीकली रिवीजन भी हम लोग शुरू कर देंगे, जिससे बेहतर से बेहतर हमारा काम होवे। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में यहां पर इसकी परिभाषा आप लिखिए मेरे कहने से, ठीक है? इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा। तो अब एक चीज आपको समझ लेनी है, एक और बात लिखते हैं इसके बारे में, एक और एक्सप्लेनेशन देते हैं परिभाषा देने से पहले। परिभाषा देने से पहले एक और एक्सप्लेनेशन देते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं यहां पर द्रव्य, उसी को हम यहां पर पदार्थ बोलते हैं, उसी को हम यहां पर पदार्थ बोलते हैं। तो द्रव्य और पदार्थ के बारे में दो बातें आपको पता होनी चाहिए। द्रव्य कोई पदार्थ, पदार्थ कोई द्रव्य कहते हैं। तो दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि हम द्रव्य को गिन नहीं सकते, हम द्रव्य को गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते। द्रव्य जो भी होता है उसको हम गिन नहीं सकते, हम गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते, गिन नहीं, गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते। तो जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता, जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता, उनको क्या किया जा सकता है? हम उनको माप तौल सकते हैं। हम द्रव्य को माप तौल सकते हैं, हम द्रव्य को माप तौल सकते हैं। क्या करते हैं? उनकी हम मपाई तुलाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू? मपाई और तुलाई कर सकते हैं। तो द्रव्य जिसको हम गिन नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उनको माप तौल सकते हैं, उनको मीजर कर सकते हैं। तो यहीं से इसकी परिभाषा का उदय हो जाएगा। और परिभाषा अगर आप चाहें तो अगले पेपर पे लिख देते हैं, अगले पेपर पर परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा में सीधे सीधे बात आ जाएगी कि वे शब्द, द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जा रहे हैं परिभाषा, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे यहां पर कि वे शब्द जिनसे माप तौल, जिससे क्या लिखा जाएगा? जिनसे माप तौल वाली वस्तुओं के, वाली
वस्तुओं के नाम का या वस्तुओं का बोध होता है? वस्तुओं का बोध होता है। में शब्द जिनसे माप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है, बोध होता है, बोध होता है। आपकी द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक या इसी को और स्पष्ट करने के लिए पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक, हाँ, पदार्थवाचक संज्ञा शब्दों के बारे में है तो कहलाते हैं, कहलाते हैं। इसकी परिभाषा ऐसे ही बना सकते हो कि वे संज्ञाएं जिनसे माप तौल वाली वस्तुओं का पता चलता है तो उनको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, या वे शब्द जिनसे माप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरणों में अगर हम जाएं तो उदाहरण में किन किन चीजों को हम माप तौल सकते हो? जैसे हम लिखें यहां पर कोयला, तो कोयला जो है क्या आप उसको गिन सकते हो? क्या आपने कभी किसी दुकान पर जाकर यह मांगा है कि 1 कोयला दे दो, 2 कोयला दे दो, 3 कोयला? नहीं, आपने हमेशा बोला होगा कि भाई मेरे को 500 ग्राम तो कोयला दे दो, मेरे को 10 किलो कोयला दे दो, मेरे को 1 किलो दे दो, 5 किलो दे दो, 50 किलो दे दो, 1 क्विंटल दे दो, तो आप कोयला। जैसे ही आप घी जाते हो तो आप 1 घी नहीं मांगते, आप कहते हो 1 किलो दे दो, ठीक है? आप मात्रा की बात करते हो। माप तौल का मतलब है मीजरमेंट, मात्रा की बात करते हो। आप तेल लेने जाते हो तो तेल लेने जाते हो मतलब ये वो नहीं है कि भाई वो कहां गया, भाई तेल लेने गया, तो ऐसा नहीं है। तो आपका इसमें कोयला हो जाएगा, घी हो जाएगा, तेल हो जाएगा, इसमें आपका चावल हो जाएगा, इसमें आपका चीनी हो जाएगा। चीनी तो कहीं जाकर कहते हो भाई 1 चीनी दे दो, है ना, या 1 गेहूं दे दो, या 10 गेहूं दे दो, ऐसा तो कभी नहीं बोलते हो आप। जैसे आप दूध के बारे में कि 1 दूध दे दो, 1 दही दे दो, ऐसा कभी नहीं बोला जाता, क्योंकि पदार्थों को आप गिन नहीं सकते, आप उनको माप सकते हो। जैसे चाय के संदर्भ में आ जाएगा, बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं, कोयला, घी, तेल, चावल, चीनी, गेहूं, दूध, दही। जैसे लोहा, जैसे लोहा, जैसे सोना, तो सोना आप किलो में नहीं मांगोगे जाकर के, किस में मांगोगे? तोले में मांगोगे। तोला मतलब लगभग 10 ग्राम। तो सोना, चांदी जो है इसको भी आप तोले में मांगोगे। जैसे तांबा है तो तांबे को भी आप किस में मांगोगे? आप तोल में ही मांगोगे, मपाई और तुलाई में, ठीक है? अब देखो एक चीज है, माप जो है, माप जो है, माप जो शब्द है, माप जो शब्द है, अब लंबाई की क्या होती है? लंबाई की होती है माप, और द्रवों की भी होती है माप। कि भाई दूध माप दे कितना है, तो 1 लीटर दूध है ना? तो कुछ चीजों की होती है मपाई और कुछ चीजों की होती है तुलाई, कुछ चीजों की होती है तुलाई। तो तुलाई में क्या है? तुलाई वगैरह किलोग्राम में होती है, ये लीटर वगैरह में होती है। तो मपाई तुलाई भी अलग अलग चीजें हैं। तो मपाई तुलाई को मेजरमेंट कहा जाता है। आदि आदि शब्द आपके क्या हो जाएंगे? आपके द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगे। बताओ, कोई डाउट, कोई समस्या तो नहीं? हाँ, पानी भी हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। हाँ, पानी हो जाएगा, लिख देते हैं पानी भी। बालू लिख दो, लो कोई बात नहीं, तमाम चीजें हैं। बालू क्विंटल में लिया जाता है। बालू जो रेत होता है ये भी क्विंटल में लिया जाता है, रेत, आदि आदि। अब ऐसे तो विस्तार कितना भी किया जा सकता है। ये आपको क्लियर हो गया? एक बार थम्स अप करके बताओ सब लोग, और फिर हम समूहवाचक संज्ञा और आज करेंगे। कल फिर हम भाववाचक संज्ञा और उसके संदर्भ में, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है भाववाचक संज्ञा का भी, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, तमाम तेजाब वेजाब कुछ भी, ऐसा कुछ भी आप कह लो, जूस, ये वो तमाम चीजें जो भी आपकी मपाई तुलाई में जाएगी, नमक, हाँ बिल्कुल सब हो जाएगा मेरे भाई। अब देखो अगला, चौथे नंबर पर हम लोग लिख रहे हैं हमारी समूहवाचक संज्ञा। क्या लिख रहे हैं? समूहवाचक संज्ञा। ये आज पूरी नहीं हो पाएगी, देखो कितना समय है हमारे पास, 10 मिनट है, हो जाएगी पूरी। चलो हो जाएगी पूरी। समूहवाचक संज्ञा को आज हम लिख लेते हैं, समूहवाचक संज्ञा। अब देखो संज्ञा का मतलब क्या है यहां पर? संज्ञा का मतलब यहां पर नाम से है। किससे है? नाम से है। वाचक का मतलब क्या होता है? वाचक का मतलब होता है बताने वाला। वाचक का मतलब क्या होता है? बताने वाला, बताने वाला, बताने वाला। और समूह का मतलब क्या है? समूह को ही समुदाय कह देते हैं। क्या कह देते हैं? समुदाय, या इसी को ग्रुप कह दिया जाता है। क्या कह देते हैं बाबू? इसी को ग्रुप कह दिया जाता है। तो समुदायवाचक संज्ञा
इसका एक अन्य नाम भी है समुदाय, ग्रुप। और ग्रुप किसका होता है ना, कुछ व्यक्ति या वस्तुओं का संगठन जो होता है वही हमारा ग्रुप कहलाता है। इसका अन्य नाम भी ध्यान कर लीजिए आप, पेपर में अगर पूछने लगे कि भाई समूहवाचक जो संज्ञा है उसका अन्य नाम क्या है, तो आपको बोल देना है इसका अन्य नाम समुदायवाचक संज्ञा भी है। क्या है? समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा इसका अन्य नाम है। पर हम तो यहां पर चर्चा कर रहे हैं किसकी? इसके शाब्दिक अर्थ की। तो यहां पर शाब्दिक अर्थ जो होगा इस समूहवाचक संज्ञा का, वो आपको क्या लिखना है? वो आपको क्या लिखना है कि समुदाय या समूह का नाम बताने वाला शब्द। तो क्या लिखेंगे इसमें? समूह या समुदाय का, समूह या समुदाय का नाम बताने वाला शब्द, नाम बताने वाला शब्द, नाम बताने वाला शब्द, समूह या समुदाय यानी ग्रुप का नाम बताने वाला शब्द। और बाबू एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, कोई भी समूह है या कोई भी समुदाय है, ये किसका हो सकता है? तो समूह या समुदाय या तो व्यक्तियों का होगा, है ना, किसका होगा? व्यक्तियों का समूह होगा, या किसका होगा? या वस्तुओं का समूह होगा। दो ही बात है, या क्या होगा? या हमारे वस्तुओं का समूह होगा। तो अब यहां पर हम परिभाषा की तरफ अगर चलें और देखने का प्रयास करें कि भाई समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या बन सकेगी, तो आपको यहां पर परिभाषा लिखनी है कि वे शब्द, परिभाषा आपको लिखनी है कि वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि लैंग्वेज उस तरह से बन नहीं पाएगी, क्योंकि व्यक्तियों लिखना जरूरी है। समूह में तो क्या रहेगा? समूह में तो बहुत सारे लोग रहेंगे, तो व्यक्तियों का समूह होगा। एक व्यक्ति से तो समूह बन नहीं सकता, दो तो चाहिए कम से कम, वस्तु भी एक से ज्यादा होनी चाहिए। तो फिर भी साधारण तरह थोड़ी सी यहां पर व्याकरणिक गलतियां करते हुए भी फिर भी हम चीजों को लिखने का प्रयास कर रहे हैं। जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु, इनसे किसी व्यक्तियों, ऐसे लिखते हैं, किसी व्यक्तियों लिखना सही नहीं है, तो किन्हीं व्यक्तियों, यही तो समस्या है, लैंग्वेज कई बार बन नहीं पाती, तो किसी व्यक्तियों ही लिखेंगे, किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है। बोध मतलब पता चलता है, बोध होता है, बोध होता है। क्या होता है? बोध होता है, बोध होता है या पता चलता है, या क्या होता है? या पता चलता है, समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं, है ना। समूहवाचक संज्ञाएं शब्दों के बारे में है, तो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये आपकी सारी की सारी बात आ गई। तो समूहवाचक संज्ञा, शाब्दिक अर्थ समूह या समुदाय का नाम बताने वाले शब्द। किसका समूह, किसका समुदाय? तो व्यक्तियों का समूह या वस्तुओं का समूह। और अन्य नाम समुदायवाचक संज्ञा है। शब्द परिभाषा क्या हो जाएगी? तो परिभाषा हो जाएगी ऐसे शब्द, क्या हो जाएगी? वे शब्द या ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का या समुदाय का बोध होता है, किसी समुदाय का बोध होता है व्यक्ति या वस्तुओं के, तो उनको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इनके उदाहरण हैं। इन उदाहरणों को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, बहुत अच्छे से जान लेना है। जैसे हम लिखें यहां पर सभा, तो सभा क्या है? सभा व्यक्तियों का समूह है। जैसे हम लिखें संसद, तो संसद किसका है? सांसदों का समूह है। जैसे हम यहां पर लिखें, आपका सभा हो गया, संसद हो गया, परिषद होती है, तो परिषद भी क्या होती है? सभासदों का जो समूह होता है, व्यक्तियों का जो समूह होता है, जो निर्वाचित होकर के आते हैं, परिषद। और परिषद में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, परिषद की वर्तनियां पूछी जाती हैं। सब पता लगेगा अभी आपको। हाँ, सब लिखेंगे हम, एक एक चीज यहां पर बहुत डिटेल में लिखने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे जिससे पेपर में हमको कुछ चीजें समझ नहीं पड़े, मतलब छूट जाए हमारी कोई। तो सभा है, संसद है,
परिषद है, समिति है। कोई भी समिति होती है तो समिति भी बहुत सारे लोगों का समूह रहती है। जैसे हम यहां पर लिखें आपका मंडल, जैसे हमने लिखा ये मंडल है, व्यापार मंडल है, उद्योग मंडल है। जैसे कीर्तन मंडली, भजन मंडली, तो मंडली में भी आ जाएगा। जैसे हम लिखें गिरोह, तो गिरोह हमने लिख दिया, गिरोह बदमाशों गिरोह, तो बहुत सारे लोग हैं। जैसे हम लिखें झुंड, तो झुंड किसी का भी हो सकता है, व्यक्तियों का भी झुंड हो सकता है, जानवरों का भी झुंड हो सकता है। जैसे हम यहां पर लिखें आपका गुच्छा, जैसे हम यहां पर लिखें गुच्छा, गुच्छा। जैसे एक शब्द आता है घोंद, ये बहुत जरूरी है। घोंद किसको कहते हैं? तो आपने देखा होगा केला जो होता है, केले के पेड़ में से ऐसे पूरा का पूरा केलों का एक गुच्छा निकल आता है, तो उसको घोंद कहा जाता है। किसको कहते हैं? केले, केले का जो गुच्छा होता है, केले का, केलों का गुच्छा, उसको घोंद कहते हैं, उसको घोंद कहा जाता है, घोंद। एक शब्द आपका आ जाता है कुंज, क्या आ जाता है? कुंज आ जाता है, कुंज। तो आपने देखा होगा जगह जगह मंदिरों में, घरों में आरती होती है। क्या आरती होती है? आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कुंज बिहारी, बिहारी मतलब ये बिहार राज्य से संबंधित नहीं है, ये विहारी का विकृत रूप है। बिहारी, विहार करना मतलब घूमना। और कुंजों में जो विहार करते हैं, कुंज किसको कहते हैं? जहां पर 1 2 3 4 पेड़ ऊपर जाकर अपनी कैनोपी खोल देते हैं, छतरी सी हो जाती है बड़ी, और उनके नीचे बीच में एक खाली जगह बच जाती है, उसको कुंज कहा जाता है। तो कुंज क्या होता है? वृक्षों के समूह को कुंज कहा जाता है। ठीक है, आपका कुंज हो गया। जैसे आपका क्या हो गया? दल हो गया, दल। हम लिखें यहां पर दल लिखें। जैसे हम बहुत सारे शब्द और भी यहां पर लिख सकते हैं। जैसे हमारा आ गया परिवार, परिवार एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। परिवार शब्द आ गया तो सभा, संसद, परिषद, समिति, मंडल, मंडली, गिरोह, झुंड, दल, कुंज, घोंद, गुच्छा, परिवार। और भी शब्द इसमें आपके हो सकते हैं। जैसे इसमें हो सकता है पुंज, तो किरणों का जो समूह होता है उसको पुंज कहा जाता है। नौकाओं का जो समूह होता है उसको बेड़ा कहते हैं। नौसेना चलती है, बहुत सारे, फ्लीट कहा जाता है जिसको। बेड़ा मतलब फ्लीट, तो फ्लीट में क्या होता है? एक आध जहाज थोड़ी चलता है, एक से ज्यादा चलते हैं, तो बेड़ा मतलब फ्लीट। तो ये भी तो आपका समूह ही है। जैसे हमारा यहां पर आ जाएगा सेना, जैसे हमारा यहां पर आ जाएगा कक्षा। तो ये सबके सब शब्द, और पेपर में आएंगे 2-2 नंबर दे करके जाएंगे, तो बहुत गंभीरता से इसको जानना है। हाँ, आप भी बताओ मेरे को। हाँ, संघ हो जाएगा, बिल्कुल संघ शब्द हो जाएगा। संघ में भी बहुत सारे लोग होते हैं। संघ आपका पार्टी हो सकता है, जैसे पार्टी शब्द हो सकता है। दल को ही पार्टी हमारा यहां पर कह दिया जाता है। तो तमाम शब्द हैं। जैसे एक भीड़ शब्द आ जाएगा, भीड़ शब्द। तो ये सब के सब क्या है? ये सब के सब आपके माने जाएंगे कि ये आपके समूहवाचक संज्ञाएं हैं। क्या है? समूहवाचक संज्ञाएं हैं। ये सब समूहवाचक संज्ञाएं हैं। क्या है बेटे? समूहवाचक संज्ञा है। इज दैट क्लियर? एक बार बताओ, कुछ रह गया हो तो बताओ, अगर कोई और शब्द लिखना है। हाँ, ढेर, बिल्कुल ढेर लिखते हैं। सभा लिखना भूल गए, सभा तो लिख दिया, ढेर लिख देते हैं। बिल्कुल, ढोर नहीं, ढेर, ढेर लिख देते हैं कि भाई इसका ढेर लगा हुआ है। बिल्कुल, सभी महत्वपूर्ण शब्द हमने यहां पर लिख दिए हैं। हाँ, टीम वगैरह, टीम जो है ये सब हो जाएगा, टीम हो जाएगा। हाँ, टीम है एक, जैसे एक शब्द हो जाएगा टीम के साथ में। टीम के साथ में देखो, अब हम यहां पर एक शब्द लिख देते हैं पुस्तकालय, पुस्तकों का जो समूह है। जैसे हम यहां पर लिख देते हैं जुलूस, तो जुलूस भी एक शब्द हो जाता है, लोग निकालते हैं उसको। तो पुस्तकालय, जुलूस, आदि आदि शब्द, ऐसे तमाम शब्द हमारे हो सकते हैं। हाँ, श्रृंखला लिख सकते हैं, बिल्कुल श्रृंखला शब्द है। तो श्रृंखला क्या होता है? जो हमारा वो रहता है आपका सांकल, जिसको कहते हैं सांकल होता है ना, सांकल जो गाय भैंस के गले में डाली जाती है, सांकल, उसको श्रृंखला कहा जाता है। तो श्रृंखला, सिकड़ी जो रहती है, तो बहुत सारी वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये सब के सब मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और पेपर में आएंगे। ये सब के सब आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और ये PYQ में भी आपको भरपूर देखने के लिए मिल रहे हैं। चलो, हमारा समय ओवर हो रहा है, फिर हमारी क्लास छोड़ने में समस्या रहती है। तो आज हमने यहां तक जान लिया, देख लिया। कैसी रही क्लास? आनंद आया? जंजीर को ही सांकल कहते हैं, गट्ठर, ऐसे तमाम चीजें हो जाएंगी बाबू। हाँ, अब आपको समझ में आ गई होगी ना सारी बात कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नहीं है। एक बार मुझे बताओ, सब चीजें क्लियर हैं? कोई दिक्कत तो नहीं?
हाँ टाइम तो हो गया है भाई, बिल्कुल 1 मिनट ऊपर हो रही है। चलिए ठीक है, ऑल क्लियर। मुझे लगता नहीं कि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट कहीं पर होगा, और बहुत अच्छे ढंग से हमने एक एक चीज को क्लियर करने की कोशिश करी। कल हम भाववाचक संज्ञा को देखेंगे, और बहुत विस्तार है भाववाचक संज्ञा का, क्योंकि भाववाचक संज्ञा का निर्माण भी होता है 5 प्रकार के शब्दों से, उसको देखेंगे और परिवर्तन भी देखेंगे भाववाचक संज्ञा में। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज। कल फिर मिलते हैं और संज्ञा अध्याय को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।